नेक्स्ट टॉपिक है ट्रांसफार्मर कपल्ड क्लास ए पावर एम्पलीफायर। जैसा कि पिछली क्लास में हमने देखा था क्लास ए एम्पलीफायर और उसके कुछ ड्रॉबैक्स निकल के आए थे। उनमें जो सबसे इम्पोर्टेंट ड्रॉबैक था वो था कि जो कलेक्टर डिस्टेंस है वो ज़्यादा होता है, तो उसके कारण पावर लॉसेस होते हैं और उसके कारण जो अब आउटपुट एफिशिएंसी मिलनी चाहिए एक पावर एम्पलीफायर की वो नहीं मिल पाती। और इसके अलावा जो आपका रेजिस्टेंस है ये वाला आर ई, इसके कारण भी पावर लॉसेस होते हैं। तो इसको तो हम कम ज़्यादा कर नहीं सकते क्योंकि ये इसकी तो आवश्यकता होगी ही। इसका कोई दूसरा अल्टरनेट अभी हमारे पास नहीं है क्योंकि जो लोड है आपका वो कनेक्ट होता है कलेक्टर के ऊपर, तो इसलिए ज़्यादा फोकस हमारा यहीं रहता है एज़ कंपेयर टू जो आपका ये वाला जो रीजन है इस पर हमारा फोकस इतना नहीं रहता, इस रीजन पर ज़्यादा फोकस रहता है। तो हम करते क्या हैं, हम ये करते हैं कि जो आपका यहाँ आरसी लगा हुआ था उस आरसी को हमने रिप्लेस कर दिया एक आरएफसी कॉइल से। आरएफसी रेडियो फ्रिक्वेंसी चौक कह दो या फिर इसको ट्रांसफार्मर से भी आप रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये दो तरीके हैं, या तो रेडियो फ्रिक्वेंसी कॉइल लगाओ या फिर ट्रांसफार्मर कॉइल लगाओ। तो यहाँ पर हमने जो लगा रखा है वो है ट्रांसफार्मर कॉइल। अब ये ट्रांसफार्मर कॉइल लगाने के जो फ़ायदे हैं वो थोड़ा सा देख लेते हैं कि इसको लगाने से क्या होता है। तो जैसा कि पिछली क्लास में क्लास ए एम्पलीफायर जब देखा था तो उसमें हमने देखा था कि आरसी हाई होने से जो हीट है वो ज़्यादा निकलती है, तो उसके कारण पावर की हानि होती है। और साथ ही हमने ये कहा था कि जब जीरो इनपुट सिग्नल के केस में भी आपका कुछ आउटपुट मिलता है जो कि हीट के रूप में आता है। तो इन लॉसेस को कम करने के लिए हमने यहाँ पर ट्रांसफार्मर कॉइल यूज़ ली है। तो ट्रांसफार्मर कॉइल यूज़ लेने के जो फ़ायदे हैं उसमें सबसे पहला फ़ायदा ये कि जो ज़ीरो इनपुट सिग्नल लॉस है वो कम हो जाता है। यानी इनपुट आपने लगाया ही नहीं है, उसके बावजूद भी आपको यहाँ लोड पर कोई ना कोई करंट मिल रही होगी जिसके कारण जो लोड है वो हीटअप हो जाता है। और ये आपका बेसिकली जो डीसी वोल्टेज है, डीसी सप्लाई पावर, उसकी उसमें जो लॉसेस है वो आपको यहाँ पर मिलते हैं। एक तरह से बिना इनपुट के आपको आउटपुट जो है वो मिल रहा है, तो ये लॉसेस के रूप में होता है, इसका कोई बेनिफिट नहीं है हमें। दूसरा ये कि जो लोड होता है आपका, जनरली जो लाउड स्पीकर है आपका वो बहुत कम जो है रेजिस्टेंस का होता है। जैसे मान लीजिए 20 ओम का है ना, या 40 ओम का है, 10 ओम का, कुछ भी हो सकता है। तो ये वैल्यू कम है, जबकि जो यहाँ आरसी होता है वो थोड़ा ज़्यादा होता है। यानी इससे तो मान लीजिए जैसे आरसी आपका 20 किलो ओम, तो 20 किलो ओम से 20 ओम को पावर ट्रांसफ़र करनी है तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इम्पीडेंस मैचिंग का कॉन्सेप्ट यूज़ आता है या मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र कॉन्सेप्ट यूज़ आता है। मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र क्या होता है, अगर आपके पास कोई सोर्स है और आपके पास कोई लोड है तो लोड से सोर्स पर पावर मैक्सिमम ट्रांसफ़र होगी अगर आपका जो सोर्स है उसका रेजिस्टेंस और जो लोड है उसका रेजिस्टेंस इक्वल है, तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र होती हुई आपको मिलती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जैसे मैंने अभी बताया आपको कि जो लोड है और जो यहाँ अगर आरएफसी या ट्रांसफार्मर नहीं जुड़ा हुआ है और आरसी है, तो आरसी की वैल्यू जो है वो आर एल से क्या होती है, बराबर नहीं होती है। बराबर नहीं होती है तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र नहीं होती है, तो पावर का लॉस होता है। तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र कराने के लिए हमें क्या करना होता है, इम्पीडेंस मैचिंग करानी होती है। इम्पीडेंस मैचिंग का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए यहाँ पर आपके पास ये रेजिस्टेंस है आरसी, थोड़ी देर के लिए इसका कोई वैल्यू है, और ये जो पावर है
यहाँ जो करंट आ रही होगी, उससे करंट जो पावर प्रोड्यूस हो रही होगी, उसको मैं किसी दूसरे सोर्स या दूसरे किसी लोड पर ट्रांसफ़र करना चाह रहा हूँ। तो अगर आर एल की वैल्यू थोड़ी देर के लिए मैं मान लेता हूँ 20 ओम है, और आर सी की वैल्यू थोड़ी देर के लिए मान लेता हूँ 20 किलो ओम है, तो कॉन्सेप्ट मैंने बताया था कि मैक्सिमम पावर तभी ट्रांसफ़र हो पाएगी जब सोर्स रेजिस्टेंस और लोड रेजिस्टेंस बराबर हो। तो मैं एक ऐसी डिवाइस बीच में लगा दूँ जो क्या करे, जिसका इनपुट कितना हो 20 किलो ओम का, और जिसका आउटपुट कितना हो 20 ओम का। तो उस केस में क्या होगा, उस केस में जो आपकी जो पावर है वो क्या होगी, मैक्सिमम ट्रांसफ़र हो जाएगी। कैसे, वो देखते हैं। तो ये आपका रेजिस्टेंस हो गया, ये आपका लोड रेजिस्टेंस हो गया आर एल, ये आपका आर सी हो गया। तो ये बीच में मैंने एक ऐसी डिवाइस लगाई जिसका इनपुट जो है इसके बराबर आर सी के बराबर है, आउटपुट आर एल के बराबर। तो ये पावर इसको मैक्सिमम ट्रांसफ़र करेगा, और ये जो डिवाइस है ये इसको पावर ट्रांसफ़र कर देगी मैक्सिमम। तो इनडायरेक्टली आर सी से आर एल पर मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र हो गया। तो ये काम यहाँ पर कौन कर रहा है, ये डिवाइस जो है यहाँ बीच में जो मैंने लगा रखी है, ये है आपकी ट्रांसफार्मर। ठीक है। तो ट्रांसफार्मर के दो हिस्से हैं, एक तो प्राइमरी कॉइल है, तो ये जो कॉइल है आपकी प्राइमरी, और ये जो है सेकेंडरी। इसका हम इसको इस तरह से डिज़ाइन करते हैं कि नंबर ऑफ टर्न्स जो है N1 और N2, ये हम इस तरह से डिज़ाइन करते हैं कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र हो जाए यहाँ से यहाँ, और यहाँ से फिर किसको, लोड को, आपका जो RL है। तो इससे फ़ायदा यही है कि हमारा जो RC है वो हमें कम करना ही नहीं पड़ेगा, उसकी जगह हमने रिप्लेस कर दिया एक ट्रांसफार्मर की कॉइल जो कि मैक्सिमम पावर जो है इस पॉइंट से इस पॉइंट को ट्रांसफ़र कर देगी। तो ये इसका बेनिफिट है। तो ट्रांसफ़र और कपल्ड का बेनिफिट यही है कि जो आपका जो लॉसेज है जीरो सिग्नल पर वो कम हो जाते हैं, और दूसरा इम्पीडेंस मैचिंग यहाँ पर हो जाती है। इम्पीडेंस मैचिंग जब हो जाती है तो हमारे को जो एनर्जी का लॉस या पावर का जो लॉस है वो लगभग ख़त्म हो जाता है। तो ये बेनिफिट हो जाते हैं यहाँ पर। अब जो है इसका बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया। अब इसको ज़्यादा डिटेल में आप अगर जाएंगे ये कैसे होता है और वो कैसे होता है, तो ये अभी आपके बीएससी सेकेंड ईयर का पार्ट नहीं है। आप सिर्फ इतना ही समझिए कि इम्पीडेंस मैचिंग का कॉन्सेप्ट जो है वो यहाँ पर यूज़ लिया गया है। तो आगे चलते हैं। ये सर्किट आपका वही है क्लास ए पावर एम्पलीफायर का, बस यहाँ पर एक ट्रांसफार्मर कॉइल आरसी की जगह यूज़ ली हुई है। ठीक है। और ये रिफ्लेक्टेड लोड वगैरह जो लिखा हुआ है, इसका सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि भाई जो जो लोड होगा उतना ही यहाँ पर जो है ये प्रतीत होता है। ये एग्जैक्टली वैसे होता नहीं, लेकिन ये जस्ट सर्किट में बिहेव करता है। तो डिपेंड करता है कि जो इनका टर्न रेशियो है प्राइमरी कॉइल का सेकेंडरी कॉइल का वो कितना है, तो उसके n स्क्वायर की टर्म्स में यहाँ पर आपको ये मिलता है। ठीक है। तो आगे चलते हैं। आपका सिम वही है जो मैंने आपको क्लास ए में बताया था, इसमें कुछ विशेष चेंज नहीं है, बस वही आपका जो एसी लोड लाइन है, आपका एसी लोड लाइन की आपका यहाँ पर क्यू पॉइंट भी है, ये आपका क्यू पॉइंट है। ये यहाँ पर जो है इसको हमने एक्सटेंड किया है ज़ीरो लाइन पर दोनों तरफ। जो मैंने पहले ग्राफ बताए थे ये वाले ग्राफ, इस ग्राफ से ये आपका इस ग्राफ को नहीं बताया कि सिंपल सा लोड लाइन ही यहाँ पर शो की हुई है, जहाँ पर कुछ इनपुट सिग्नल लगा रखा है और आउटपुट सिग्नल शो हो रखा है। इसमें एक नया चीज़ जो है वो ये है कि यहाँ पर एक डीसी लोड लाइन जो है वो शो कर रखी है। डीसी लोड लाइन यहाँ पर क्यों शो कर रखी है, तो उसका कारण ये है कि जो VCEQ लिखा हुआ VCEQ उसको VCC के इक्वल माना गया है, क्योंकि आपका जीरो सिग्नल पर जो वोल्टेज डेवलप होता है वो इतना ही रहता है। तो यहाँ पर एक ही पॉइंट आपको मिलेगा डीसी लोड लाइन, ये आपकी एसी लोड लाइन हो गई, ये आपकी डीसी लोड लाइन। तो वर्टिकल लाइन जो है वो पर्टिकुलर एक क्यू पॉइंट से पास होती हुई आपको मिलती है। ओके। तो इसके ऑपरेशंस की बात करें तो एक बार इसको थोड़ा सा अपन पढ़ लेते हैं, क्योंकि इसमें एक चीज़ लिखी हुई है और वो ये है कि द डीसी रेजिस्टेंस इन द कलेक्टर सर्किट इज़ नेग्लिजिबल, जिसकी मैंने बात की थी, बिकॉज द रेजिस्टेंस ऑफ प्राइमरी विंडिंग ऑफ द ट्रांसफार्मर इज़ वेरी स्लो। जो ट्रांसफार्मर की जो प्राइमरी कॉइल होती है उसका रेजिस्टेंस बहुत कम होता है।
मोर ओवर द एमिटर रेजिस्टेंस इज ऑल्सो स्मॉल, दस द इक्वेशन ऑफ, ये जो मैंने डीसी लोड लाइन की बात करी थी आपको कि डीसी लोड लाइन वर्टिकुलर क्यों है, उसका एक रीज़न है वो ये कि क्योंकि देखो एमिटर रेजिस्टेंस ऑलरेडी कम है, और जो जो आपका कलेक्टर रेजिस्टेंस है उसकी जगह हमने कॉइल रिप्लेस कर दी, तो जो रेजिस्टेंस है ओवरऑल जिसके कारण लॉसेज मिल रहे थे, क्योंकि इक्वेशन आप लिखते हैं वी सी इक्वल टू वी सी सी माइनस आई सी इंटू आर सी प्लस आर ई, ये हम लिखते हैं। तो ये जो चीज़ है ये तो हो गई जीरो, तो ये टर्म हट गई, तो वी सी इक्वल टू हो गया वी सी सी, और इस वजह से आपका जो लाइन मिल रही थी वर्टिकल लाइन डीसी लोड लाइन, वो मिलेगी वी सी ई क्यू इक्वल टू वी सी सी पर। ओके, सो ये thus the equation of DC load line is VC equal to VCC, where VCC is the collector supply voltage. Okay, now the DC load line is a vertical straight line passing through Q and point VC equal to VC. The effective AC resistance of the collector circuit is RL prime, जो मैंने बताया था कि यहाँ पर reflected load के equal होता है. Okay, so the RL prime, hence the slope of the dynamical load line will be 1 upon RL prime. जब इसका स्लोप निकालेंगे तो 1 अपॉन आर एल प्राइम के इक्वल आएगा। तो लोड लाइन आपको शो कर रखी है यहाँ पर अंडर जीरो सिग्नल कंडीशन, जो लास्ट लाइन है, लेट वी सी ई क्यू इक्वल टू वी सी सी एंड आई सी क्यू इक्वल टू आई सी बी द क्विसेंट कलेक्टर वोल्टेज, यानी कि वी सी क्यू एंड करंट रेस्पेक्टिवली। नाउ द प्रॉपर सप्लाइड बाय द सोर्स। अब देखो जब हम वोल्टेज लगाते हैं, कौन सा, डीसी वोल्टेज, तो इनपुट पावर कितनी होगी, है ना, तो वो कितनी होगी पी आई एन ए सी इक्वल टू वी सी ई क्यू इंटू आई सी क्यू, और ये किसके बराबर हो जाएगा, ये एक्चुअल में देखो यहाँ डीसी है, ये ए सी जो लिखा हुआ है ना, ये मुझे प्रिंटिंग मिस्टेक लग रहा है, आप यहाँ पर इसको करना डीसी, तो ये आपका डीसी है, ये जो आपको दिख रहा है दिस इज डीसी। ओके, सो तो इनपुट आपका जो है डीसी वो है वी सी ई क्यू इंटू आई सी क्यू इक्वल टू वी सी सी आई सी। व्हेन द सिग्नल is applied, we can find the maximum and minimum values of the collector current and voltage between which the signal swings. The AC power developed across the transformer primary can be calculated as, ये सारी चीज़ हम पहले कर चुके हैं। देखो ये सेम इक्वेशन हमने पहले पी आउटपुट AC जो है वी सी आर एम एस आई सी आर एम एस का मल्टीप्लिकेशन √2 किया, पीक टू पीक का पीक वैल्यू का √, किया, और फिर हमने जो है इसको RMS के टर्म में लिखा, तो पीक टू पीक लिखा, डिवाइड बाई 2 और किया, और उसको लिखा था वी सी ई मैक्सिमम माइनस वी सी मिनिमम डिवाइड बाई 2√2। याद करो ये जो इक्वेशन आपकी है ये हमने पहले डिराइव करी हुई है, इसलिए इसमें ज़्यादा चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। अब आपको पी आई एन डी सी जो है उसको थोड़ा सा देखना है। इसको बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि देखो वी सी ई क्यू और आई सी क्यू जो है उसको लिख दिया वी सी सी आई सी। कारण क्या है, क्योंकि इनकी फिक्स वैल्यू है, चेंजेस तो इसमें हो नहीं रहे, क्योंकि ये वर्टिकल लाइन है, पर्टिकुलर एक हमने बताई थी ना कि ये एक वर्टिकल लाइन है डीसी लोड लाइन, जो कि किस पे जा रही है वीसीसी, और इसके करस्पॉन्डिंग जो करंट आ रही है वो आईसी, वीसीसी और आईसी, आप यहाँ से देख सकते हैं ये आईसी करंट है और ये वीसीसी है। आगे चलते हैं, तो इसको वीसीसी और आईसी को हम ऐसा लिख सकते हैं, वीसीसी क्या है, वीसीसी फिर से देखो इस ग्राफ को, वीसीसी जो है देखिए ये है वी मिनिमम, ये है वी मैक्सिमम, और वी सी सी का है एकदम बीच में ये वाली लाइन, तो ये हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि ये मिड लाइन है जो कि इन दोनों की एवरेज वैल्यू है। तो वी मैक्सिमम है ना, वी मैक्सिमम प्लस वी मिनिमम डिवाइड बाई 2 इनका एवरेज वैल्यू है। इसी प्रकार से करंट के केस में भी आप लिख सकते हैं। तो यहाँ आप देखेंगे तो इसको लिखा है वी मैक्सिमम प्लस वी मिनिमम बाई 2 इंटू आई मैक्सिमम प्लस आई मिनिमम बाई 2। तो पी आई एन डी सी को हमने इस तरह से, ये इक्वेशन आपको मिल जाएगी, पी नॉट ए सी हो गया, पी ओ ए सी आ गया और पी आई एन डी सी आ गया। अब आपको एफिशिएंसी निकालनी है, तो एफिशिएंसी निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है एफिशिएंसी का, और वो क्या है, ईटा इक्वल टू पी ओ ए सी अपॉन पी आई एन डी सी, दोनों की वैल्यू पुट करने के बाद इसको सॉल्व किया, सॉल्व करने पर आपको जो इक्वेशन मिलेगी
वो मिलेगी वी मैक्सिमम माइनस वी मिनिमम इंटू आई मैक्सिमम माइनस आई मिनिमम डिवाइड बाई 2 वी मैक्सिमम प्लस वी मिनिमम इंटू आई मैक्सिमम प्लस आई मिनिमम। देखिए ये फाइनल एक्सप्रेशन है, लेकिन इससे जो एफिशिएंसी है वो कितनी निकल के आ रही है, लेस देन 50%, क्योंकि ऊपर वी मैक्सिमम माइनस वी मिनिमम और नीचे है वी मैक्सिमम प्लस वी मिनिमम। तो इसका मतलब क्या हुआ, ऊपर वाली टर्म छोटी हुई नीचे वाली से दोनों केसेस में, और इंटू 100 करेंगे परसेंटेज वाइज तो 2 से 100 कटेगा तो 50 तो वो मिलेगा, और बाकी ये पूरी टर्म जो होगी देखो परसेंटेज वाइज निकालना चाहे हम तो ये इंटू आएगा 100, ठीक है। तो ये 2 से जब 100 कटेगा तो 50 तो ये आया, और ये जो बाकी पूरी टर्म है वी मैक्सिमम माइनस वी मिनिमम और ये सब ये है लेस देन 1, तो लेस देन 1 इंटू 50 तो लेस देन 50, तो ये चीज़ है। तो कह सकते हैं कि जो जो प्रैक्टिकल केस में एफिशिएंसी मिलेगी वो मिलेगी लेस देन 50। लेकिन आइडियल केस में कितनी मिलेगी, तो आइडियल केस में हम ये कहें कि जो आपका ग्राफ है वो शुरू कहाँ से हो रहा है, आई मिनिमम से शुरू नहीं होके ज़ीरो से शुरू हो रहा है, और वोल्टेज जो मिनिमम है वो कहाँ से शुरू हो रहा है, ज़ीरो से शुरू हो रहा है। तो उस केस में यहाँ पर वी मिनिमम को आपको पुट करना है ज़ीरो के इक्वल, और आई मिनिमम को भी पुट करना है ज़ीरो के इक्वल। तो जब आप पुट करेंगे तो ऊपर वाले टर्म और नीचे वाले टर्म में से आई मिनिमम और वी मिनिमम हट गया, अब वी मैक्सिमम ऊपर नीचे कट जाएगा, आई मैक्सिमम ऊपर नीचे कट जाएगा। जब आप परसेंटेज में निकालेंगे तो परसेंटेज में आपके सामने क्या आएगा, इंटू 100 करके निकालेंगे, 100 करके निकालेंगे तो आंसर क्या आएगा, जो जो आपका आंसर आएगा वो होगा 50%। ओके, सो द ओवरऑल एफिशिएंसी जो होगी क्लास ए ट्रांसफार्मर कपल्ड क्लास ए एम्पलीफायर की वो होगी 50%। कलेक्टर एफिशिएंसी भी आप निकाल सकते हैं, वो 50% ही आएगी। कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि आप इससे कर सकते हैं, आप इसको वीडियो को पॉज करना और इन एग्जांपल्स को आप देखना किस प्रकार से इसका सॉल्यूशन किया हुआ है। आप चाहे तो किताब में भी ये एग्जांपल आपको दे रखे हैं।